underwriting commission, the consideration payable to the underwriters for underwriting the issue of shares or debentures of a company is called as underwriting commission. तो underwriters, the persons who gives the guarantee for minimum subscription, तो जो underwriters है वो जो guarantee दे रहे हैं minimum subscription का, उसके बदले में जो हम लोग उनको amount पे करेंगे, मतलब कंपनी जो amount उनको पे करेगी, consideration, that is something in return. So whatever the amount payable by the company to the underwriter for providing the guarantee of minimum subscription is called as what? Underwriting commission. Companies Act 2013 provides that company may pay commission subject to the following conditions. So देखते हैं Companies Act के हिसाब से क्या-क्या conditions है. First, the payment of such commission shall be authorized by the company's article of association. कंपनी का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें वो प्रोविजन होना चाहिए, देन ओनली कंपनी कैन पे द अंडरराइटिंग कमीशन. Second, the commission may be paid out of the proceeds of the issue or the profit of the company or both. Say for example 1 लाख रुपए का कमीशन देना है अंडरराइटिंग कमीशन, so that can be paid out of the proceeds of the issue, मतलब शेयर्स बेचकर जो पैसा आएगा, डिबेंचर्स बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से दे सकते हैं, और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो पहले वाला जो प्रॉफिट है, अर्लियर प्रॉफिट है, उसमें से दे सकते हैं, या फिर बोथ, मतलब थोड़ा प्रोसीड्स में से और थोड़ा प्रॉफिट में से दे सकते हैं. The rate of commission paid or agreed to be paid shall not exceed, in case of shares, 5% of the price at which the shares are issued, or a rate authorized by the articles whichever is less. क्या लिखा है इसमें कि कंपनी जो है अगर शेयर्स बेच रही है और शेयर्स के लिए अंडरराइटर्स अपॉइंट किया है, तो मैक्सिमम कमीशन जो दे सकती है वो कितना है? 5% है. शैल नॉट एक्सीड 5%. 5% से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब मैक्सिमम 5% दे सकती है. और अ रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स व्हिचएवर इज लेस. से फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स में अगर समझो लिखा है 3%, तो 5% और 3% व्हिचएवर इज लेस, तो वो 3% दे सकती है. आर्टिकल्स में लिखा है समझो 10%, तो 5% 10% व्हिचएवर इज लेस मतलब 5%. ऑफ कोर्स आर्टिकल्स कैन नॉट एक्सीड the provision which is given in the Companies Act. तो अगर आर्टिकल्स में 4% लिखा है तो 4% के हिसाब से देंगे, आर्टिकल में 3% के हिसाब से लिखा है तो 3% के हिसाब से लिखेंगे, whichever is less. दोनों में से जो कम होगा वो, आर्टिकल में 5% लिखा है तो 5% के हिसाब से देंगे. So maximum rate of commission as per the Companies Act is 5% for shares. The rate of commission paid or agreed to be paid shall not exceed in case of debentures. तो अगर वो debentures के लिए है तो कंपनी एक्ट में लिखा मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच डिबेंचर्स आर इशूड, और रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स व्हिचएवर इज लेस. तो मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 2.5% दे सकते हैं, और उससे कम अगर हमने आर्टिकल्स में लिखा है तो वो कम रेट से दे सकते हैं, व्हिचएवर इज लेस. दोनों में से जो कम होगा वो रेट देंगे. मैक्सिमम दे सकते हैं 2.5%, मैक्सिमम दे सकते हैं 2.5%. उससे अगर कम रेट प्रोवाइड किया आर्टिकल्स में तो उतना रेट से पेड करेंगे, whichever is less. The maximum rate of underwriting commission payable as per the SEBI, Securities Exchange Board of India and Ministry of Finance is as follows. अब तक जो हमने लिमिट पढ़ी है 5% और 2.5%, ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है. Now the provision of SEBI regarding the underwriting commission, वो क्या है? अगर इक्विटी शेयर्स का कमीशन देना है तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 2.5%. मैक्सिमम रेट की बात कर रहे हैं. मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 2.5% ऑन द अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडरराइटर्स ऑन द अमाउंट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. मतलब जो शेयर्स पब्लिक खरीद रहे हैं उस पर भी 2.5% और जो अंडरराइटर्स खरीदेंगे उस पर भी 2.5% मैक्सिमम. कंपनीज एक्ट में लिखा है 5%, लेकिन सेबी में लिखा है 2.5% मैक्सिमम. प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स, इशू अमाउंट अप टू 5 लाख. 5 लाख का इशू है, 5 लाख तक का इशू है, और प्रेफरेंसेस या फिर डिबेंचर इशू किया है तो 2.5%. अंडरराइटर्स जो शेयर्स खरीदेंगे उस पर कमीशन 2.5%, और पब्लिक जो शेयर्स खरीदेगी उस पर 1.5%, 1.5%. एंड अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख से ऊपर वाला इशू है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स अंडरराइटर्स खरीदने वाले हैं उस पर 2%, और जो पब्लिक खरीदने वाले उस पर मैक्सिमम 1%. So these are the limits as per SEBI. These are limits as per SEBI, important for objectives. And as per Companies Act कितना है? शेयर्स के लिए 5%, डिबेंचर्स के लिए 2.5%. The amount of net liability for securities required to be taken up by the underwriter is known as the amount devolved on the underwriter. ये जो लिखा है
अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडरराइटर्स, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ नेट लायबिलिटी फॉर सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स। हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से अल्टीमेटली जो शेयर्स खरीदने होंगे अंडरराइटर्स को, जो शेयर होल्डर्स का सॉरी अंडरराइटर्स का लायबिलिटी आएगा एज पर आवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, दैट इज द अमाउंट डिवॉल्व ऑन अंडरराइटर्स। मतलब जो शेयर्स डिबेंचर्स अंडरराइटर्स को खरीदने होंगे एज पर देयर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडरराइटर्स। The maximum underwriting commission is 2.5%, though the Companies Act allows up to 5%. The actual rate agreed can be lower. तो इसका मतलब हुआ कि अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो मैक्सिमम कितना परसेंट दे सकते हैं? 2.5%। हालांकि कंपनी एक्ट में भले 5% प्रोवाइड किया हो, लेकिन सेबी 5% का परमिशन नहीं देती है। The maximum rate which is allowed is only 2.5%. No underwriting commission is payable on the shares taken up by the promoters, employees, directors, business associates. इसका मतलब क्या है कि जो शेयर्स कंपनी ने प्रमोटर्स को इशू किया है, एम्प्लॉइज को इशू किया है, डायरेक्टर्स को इशू किया है, बिजनेस एसोसिएट्स को इशू किया है, उस पर कोई अंडरराइटिंग कमीशन इशू नहीं होगा। अंडरराइटिंग कमीशन सिर्फ किस पर इशू होगा? जो शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं या फिर जो शेयर्स और डिबेंचर्स अंडरराइटर ने खरीदे हैं, उस पर ही कमीशन पेएबल होगा। अगर शेयर्स या डिबेंचर्स शेयर्स अगर हमने इशू किया है किसको? प्रमोटर्स को, एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को या फिर बिजनेस एसोसिएट्स को, तो उस पर अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल नहीं होगा। कमीशन इज पेएबल ऑन द होल इशू अंडररिटन irrespective of the fact that whole of the issue is taken up by the public। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट। कमीशन जो पेएबल होगा वो अंडरराइटर्स ने जो गारंटी दिया है उस पर देना है, ना कि सिर्फ पब्लिक ने शेयर्स खरीदा उस पर देना है। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने पब्लिक इश्यू निकाला 1 लाख शेयर्स का और गारंटर ने पूरा अंडरराइट किया, 100% अंडरराइट किया हुआ 1 लाख शेयर्स। समझो वहां पर 3 अंडरराइटर्स है, ए, बी एंड सी। गारंटी दिया है 40%, 30% एंड 30%, टोटल 1 लाख का इशू है। और समझो हमको पब्लिक से एप्लीकेशन आ गया 1 लाख शेयर्स या फिर 1,20,000 शेयर्स का, मतलब अंडरराइटर्स को अभी कोई शेयर्स लेना ही नहीं है। देन टू कमीशन इज पेएबल टू द अंडरराइटर्स, मतलब कमीशन इज पेएबल फॉर द गारंटी गिवन। अंडरराइटर्स ने शेयर्स खरीदा कि नहीं खरीदा उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो गारंटी दी है उसके बदले में कमीशन देना है। एंड देयरफॉर even though the entire issue is taken up by the public, then also commission is payable to the underwriters। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे रिलेटेड विद अंडरराइटिंग कमीशंस। नाउ विल सी द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा? ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक, जो पैसा पब्लिक से आने वाला है एप्लीकेशन मनी, उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आ रहा है बैंक में जमा हो गया, डेबिट द रिसीवर, पैसा बैंक में जमा हो गया। टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट द गिवर, जो एप्लीकेंट्स है उनको क्रेडिट करेंगे, ये लायबिलिटी बन गया कंपनी को। ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल। ये जो क्रेडिट है उसको डेबिट करना होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का फंड ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल। ये फॉर पब्लिक के लिए है। अब जो अंडरराइटर शेयर्स खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर मनी ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू देम, कंपनी जो शेयर्स अलॉट करेगी अंडरराइटर्स को, उसके बदले में हमको अंडरराइटर्स से पैसा आने वाला है। यहाँ पर कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी, अलॉट करेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अंडरराइटर से पैसा आने वाला है तो अंडरराइटर्स हमारे डेटर्स हो गए, डेबिट द डेटर्स। सो अंडरराइटर ए, बी, सी जो भी अंडरराइटर्स होंगे उनके नाम लिखेंगे, डेबिट द डेटर, इनसे पैसा आने वाला है और बदले में हमने इनको क्या इशू किया? शेयर्स इशू किया। तो एंट्री होगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फॉर अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। अब देखो हम लोग एंट्री जो पास कर रहे हैं वो कंपनी के बुक्स में है, तो कंपनी हैज टू पे द कमीशन टू द अंडरराइटर्स। तो कंपनी के लिए जो है कमीशन इज एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करेंगे और ये पैसा हमको किसको देना है? अंडरराइटर्स को देना है। तो अंडरराइटर्स हमारे कौन बन गए? क्रेडिटर्स बन गए, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। कंपनी कमीशन देने वाली है तो कमीशन कंपनी के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कमीशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे
कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ये कमीशन किसको देना होगा, ये कमीशन देना होगा हमको, तो ये पैसा पेएबल किसको होगा, अंडरराइटर्स को। द कंपनी हैज टू पे टू अंडरराइटर्स, तो अंडरराइटर्स कौन बन गया कंपनी के लिए, क्रेडिटर्स, सो क्रेडिट द क्रेडिटर्स। एंट्री क्या हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू अंडरराइटर्स, क्रेडिट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, इनको पैसा देना है। फॉर पेमेंट टू अंडरराइटर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट, फॉर पेमेंट टू अंडरराइटर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडरराइटर से पैसा लेना है शेयर्स का, और अंडरराइटर्स को कमीशन का पैसा देना है। तो ये पैसा लेना है डेबिट, पैसा उनको देना है ये क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में से, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, तो जिनको अभी भी पैसा देना होगा उनको पैसा देंगे। तो फॉर पेमेंट टू अंडरराइटर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट, पैसा देगी कंपनी, तो कंपनी के लिए पैसा जाने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिट द गिवर, बैंक में से पैसा जाने वाला है, क्रेडिट द गिवर, पैसा किसको मिलेगा, अंडरराइटर को, डेबिट द रिसीवर, सो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट, किसी अंडरराइटर से पैसा आने वाला है सेटलमेंट पर, मतलब शेयर्स का पैसा लेना था और कमीशन का पैसा देना था, तो उसमें अगर नेट सेटलमेंट में अगर अंडरराइटर से पैसा आना वाला बाकी है, तो वो अमाउंट रिसीव्ड करेंगे, तो क्या होगा, पैसा आएगा, बैंक में पैसा जमा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, क्रेडिट द गिवर, पैसा आ रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, क्रेडिट द गिवर। सो टोटल मिलाकर आपके इतने ही एंट्रीज हैं। सो क्या क्या एंट्रीज है, पहला तो पब्लिक से पैसा आ गया एप्लीकेशन का, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अंडरराइटर्स को जो शेयर्स अलॉट होगा उसके बदले में अंडरराइटर से पैसा आने वाला है, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अंडरराइटर्स को कमीशन देंगे, अंडरराइटर्स को कमीशन देंगे, उसका एंट्री होगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू अंडरराइटर्स अकाउंट, क्रेडिट द क्रेडिटर। फिर सेटलमेंट पर किसी अंडरराइटर्स को पेमेंट करेंगे, किसी अंडरराइटर से पैसा आएगा, तो जिसको पेमेंट करना है, कंपनी हैज टू पे टू अंडरराइटर्स, ऐसा अगर है पोजीशन, तो एंट्री होगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और किसी अंडरराइटर से पैसा आने वाला है फाइनल सेटलमेंट पर, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अभी ये सारी चीजें समझने के लिए we have to start with the question. So let's proceed with the question. यहाँ पर क्वेश्चन है, authorized capital of Jalaram Limited, authorized capital of Jalaram Limited, this is a question adopted from TYBF exam November 2016. Authorized capital of Jalaram Limited was 12,50,000 equity shares of 10 each. Company issued 80% of shares, कंपनी ने सिर्फ कितना परसेंट शेयर्स इशू किया है, 80%। तो अगर 12,50,000 का 80% निकालते हो, 12,50,000 का 80%, दैट कम्स टू 10 lakhs, दैट कम्स टू 10 lakhs। 10 रुपए का शेयर्स है, कैसे इशू किया, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। 10 का शेयर्स 12 में इशू किया, 2 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 12 में इशू किया। विच वॉज एंटायरली अंडर रिटन एज फॉलोज, वो 100% अंडरराइट किया है अंडरराइटर्स ने। कोटक ने दिया गारंटी 40%, कोटेचा 30%, ठक्कर 20%, गनात्रा 10%। परसेंटेज काउंट करोगे तो 40 प्लस 30 70%, प्लस 20 90%, प्लस 10 100%। एक बार फिर से पहला वाला कर गया, जलाराम लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब दिस इज द लिमिट कैपिटल विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो पूरे लाइफ में कंपनी 12,50,000 शेयर्स बेच सकती है, जिसमें से अभी कंपनी ने 80% शेयर्स बेचा है, मतलब 10 lakhs। तो कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू किया पब्लिक को एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 10 का शेयर्स 12 में इशू किया है। और ये पूरा इशू अंडरराइट हुआ है, 4 अंडरराइटर्स है जिन्होंने 100% गारंटी दिया है, 40%, 30%, 20% एंड 10%। तो हमारा जो पहला लाइन होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, तो ग्रॉस लायबिलिटी ईयर आर 10 lakhs, 80% ऑफ 12,50,000, 12,50,000 का 80%, इतना ही कंपनी ने शेयर्स इशू किया। सो 12,50,000 का 80%, दैट कम्स टू 10 lakhs। और जो कोटक, कोटेचा, ठक्कर एंड गनात्रा ने गारंटी दिया है, वो कितना अंडरराइट किया, 40%, 30%, 20% एंड 10%। तो 10 lakhs का 40%, दैट कम्स टू 4 lakhs, 10 lakhs का 30%, दैट कम्स टू 3 lakhs,
10 lakhs का 20% that comes to 2 lakhs and 10 lakhs का 10% that comes to 1 lakhs. सारे जीरोस मिटा देते हो तो हमारा रेशियो बन गया ग्रॉस लायबिलिटी का 4:3:2:1. क्या रेशियो बन गया 4:3:2:1. So gross liability ratio 4:3:2:1. Applications were received for 9 lakh shares. टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है 9 लाख. देखो टोटल 10 लाख के शेयर्स इशू किए जिसमें से एप्लीकेशन 9 लाख का मिला है. मतलब आपका फाइनल आपको आंसर यहाँ पर मिल गया. फाइनल आंसर 1 लाख का आएगा. देखो स्टेटमेंट में फाइनल आंसर 1 लाख का आएगा. फाइनल आंसर तो आपको यहाँ पर मिल गया 1 लाख आएगा. 9 लाख का टोटल एप्लीकेशन मिला है इंक्लूडिंग द मार्क एप्लीकेशन. ऐसे एप्लीकेशन जिस पर अंडरराइटर का स्टैंप लगा हुआ है. कैसे मिला है? कोटक का 2,85,000, कोटेचा 3 लाख, ठक्कर 1,10,000, गनात्रा 1,05,000. सो कोटक का जो स्टैंप लगा हुआ है ऐसे 2,85,000 है. कोटेचा के लिए 3 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं. ठक्कर का स्टैंप लगा हुआ है ऐसे 1,10,000 और गनात्रा का स्टैंप लगा हुआ है ऐसे 1,05,000 एप्लीकेशन मिले हैं. सो ये टोटल मिलाकर 3,85,000 प्लस ये 15 मतलब ये 3 लाख हो गया. 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख 7 लाख और 8 लाख. सो टोटल 8 लाख मार्क एप्लीकेशन है. तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे लेस मार्क एप्लीकेशन एक्चुअल 2,85,000, 3 लाख, 1,10,000, 1,05,000. टोटल मिलाकर ये 8 लाख हो गया. अभी ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 1,15,000, 0, 90,000 और गनात्रा के लिए एक्सेस आ गया 5,000. 10 लाख माइनस 8 लाख दैट इज 2 लाख. अभी किसको माइनस करना होता है? अनमार्क एप्लीकेशन. ये अनमार्क एप्लीकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल 9 लाख है. टोटल 9 लाख है जिसमें से मार्क एप्लीकेशन आ गया 8 लाख का. सो 9 लाख माइनस 8 लाख दैट इज 1 लाख इज अ अनमार्क एप्लीकेशन. 1 लाख इज अ अनमार्क एप्लीकेशन. तो 1 लाख का अनमार्क एप्लीकेशन है. तो अनमार्क एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 4:3:2:1. 40%, 30%, 20% एंड 10%. तो 1 लाख का 40% दैट कम्स टू 40,000. 1 लाख का 30% दैट कम्स टू 30,000. 1 लाख का 20% दैट कम्स टू 20,000. 1 लाख का 10% दैट कम्स टू 10,000. इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस 1,15,000 माइनस 40 दैट इज 75,000. 0 माइनस 30 मतलब माइनस 30,000 एक्सेस आ गया. 90,000 माइनस 20,000 दैट इज 70,000. 5,000 माइनस 10,000 माइनस 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 प्लस लेकिन साइन माइनस का. माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का. तो 15,000 एक्सेस. कोटेचा के लिए आ गया 30,000 एक्सेस. गनात्रा के लिए आ गया 15,000 एक्सेस. एंड 2 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 1 लाख. अब जिसका एक्सेस आया हुआ है जैसे कोटेचा और गनात्रा 30,000 और 15,000 ये एक्सेस आया है वो किसको ट्रांसफर करेंगे? कोटक एंड टक्कर को. सो लेस एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कोटेचा एंड गनात्रा. किसका एक्सेस है? कोटेचा. कितना है? 30,000 शेयर्स. गनात्रा कितना है? 15,000 शेयर्स. सो टोटल मिलाकर 45,000 का एक्सेस है जो किसको देंगे? कोटक एंड ठक्कर को. मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को. तो 4:2 रेशियो आ गया. अब कैलकुलेटर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा ये 45,000 है. 30,000 एंड 15,000 45,000 है. उसको 6 से डिवाइड करोगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 30,000. फिर 45,000 को 6 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 15,000. मतलब कोटक के लिए 30,000 एंड टक्कर के लिए 15,000 का क्रेडिट मिलेगा. फिर से बात टोटल एक्सेस कितना है? 30,000, 15,000, 45,000 का एक्सेस है. कैलकुलेटर यूज करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा. टोटल एक्सेस 45,000 का है. ये एक्सेस किसको मिलेगा? कोटक एंड टक्कर को. उनका रेशियो क्या है? 4:2. तो 4:2 रेशियो में तो 4 + 2 6 हो गया. तो 30,000 प्लस 15,000 45,000 का एक्सेस डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 you will get the answer 30,000. 45,000 divided by 6 multiplied by 2 you will get the answer 15,000. तो एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कोटेचा एंड गनात्रा तो उसमें से कोटक को मिलेगा 30,000, ठक्कर को मिलेगा 15,000 और इनका एक्सेस माइनस हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा. सो 30,000 माइनस 30,000 प्लस 0, 15,000 माइनस 15,000 प्लस 0. सो अल्टीमेटली लायबिलिटी आ गया 75,000 माइनस 30,000 45,000 ये जीरो हो गया. 70,000 माइनस 15,000 दैट इज 55,000 ये जीरो हो गया. सो अल्टीमेट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख जिसमें से कोटक को खरीदना होगा 45,000,
ठक्कर को खरीदना होगा 55,000, कोटेचा और गणात्रा को एक भी शेयर्स नहीं खरीदना है। सो 45 प्लस 55 मिलाकर 1 लाख के शेयर्स खरीदने हैं। देखो ये क्वेश्चन फर्म अंडरराइटिंग का नहीं है, दिस इज कंडीशनल अंडरराइटिंग। लोगों ने नहीं खरीदा तो अंडरराइटर्स खरीदेंगे, यहाँ पर उन्होंने कोई फर्म अंडरराइटिंग का गारंटी नहीं दिया है। नाउ अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए पर मिलेगा, 12 रुपए पर नहीं, इश्यू प्राइस नहीं है। कौन सा प्राइस बोला है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए पर, और इश्यू प्राइस लिखा होता तो 12 रुपए पर। 10 रुपए का शेयर यहाँ पर 2 रुपया प्रीमियम के साथ मतलब 12 में बेचा है, लेकिन जब कमीशन देंगे 5%, वो किसका देंगे? फेस वैल्यू का देंगे, इश्यू प्राइस का नहीं होगा। और समझो क्वेश्चन में लिखा है अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ मैक्सिमम एज पर द एक्ट। तो हमको याद रखना है कि सेबी के हिसाब से 2.5% ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर बोला है कि कमीशन कितना परसेंट देना है? 5% ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपया, उसका 5% दे रहे हैं, ना कि इश्यू प्राइस का। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, and give the journal entries in the books of Jalaram Limited, and give the entries in the books of Jalaram Limited. So first of all, have you followed this liability statement of liability of underwriters? Hope you must have understood this, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसमें फर्म अंडरराइटिंग का कुछ सिचुएशन नहीं था। Now the entries, we discuss the journal entries now in the books of Jalaram Limited, that is company journal entries। पहला एंट्री किस चीज के लिए होगा? फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। देखो पब्लिक से एप्लीकेशंस में रिसीव्ड कितना शेयर्स का मिला? 9 लाख पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने देखा था यहाँ पर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री चेंज नहीं हुआ, एंट्री विल रिमेन द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना एप्लीकेशन मिला? 9 लाख। अच्छा कितना पैसा मिला होगा? 10 रुपए का शेयर, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 रुपए के साथ बेच रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किसको किससे करना है? 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपया प्रीमियम के साथ मतलब 12 रुपया आएगा। तो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12। और एंट्री फिक्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर्स बेचा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। अब देख सकते हो 9 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, you'll get the amount 1 crore 8 lakhs, 1 crore 8 lakhs। फिर दूसरा एंट्री है एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। देखो आपके स्पेसिफिक एंट्रीज में हमने देखा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर शेयर अलॉट करेंगे उसका एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 crore 8 lakhs, जिसमें से 10 रुपए शेयर्स का और 2 रुपया प्रीमियम का। मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे होगा? 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 90 लाख, एंड 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि वो प्रीमियम का है, दैट इज 18 लाख। फिर से एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कितना जाएगा? फेस वैल्यू 10 रुपए, सो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 90 लाख, एंड प्रीमियम 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 रुपए प्रीमियम है पर शेयर का, ऐसे 9 लाख शेयर्स, तो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 18 लाख। सो टोटल ट्रांसफर हो गया 1 crore 8 lakhs, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू equity share capital on allotment of shares. Now, as per our statement, Kotak has to buy 45,000 shares, Thakkar has to buy 55,000 shares, मिलाकर 1 लाख शेयर्स उन दोनों को खरीदना है। हमने ये जो स्टेटमेंट बनाया है उसके हिसाब से कोटक को 45,000 शेयर्स खरीदना है, ठक्कर को 55,000 शेयर्स खरीदना है, टोटल मिलाकर 1 लाख शेयर्स खरीदना है। देखो हमारा एंट्री क्या था? मनी ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अंडरराइटर्स के नाम, अंडरराइटर्स को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, अभी यहाँ पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारा एंट्री है। कौन से अंडरराइटर से पैसा वसूल करेंगे? कोटक से 45,000 शेयर्स का पैसा, ठक्कर से 55,000। सो एंट्री क्या होगा हमारा? कोटक अकाउंट डेबिट, ठक्कर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखते हैं एंट्री, ये रहा कोटक अकाउंट डेबिट 5,40,000 कहां से आया? मैं आपको अमाउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहां से आया। 5,40,000 कहां से आया? हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पर 45,000 है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12 से, 10 रुपए शेयर्स का, 2 रुपया प्रीमियम का, टोटल 12 रुपया वसूल करना है। सो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया 5,40,000।
ठक्कर से कितना लेना है, तो ठक्कर के लिए यहाँ पर लायबिलिटी कितना है 55,000 शेयर्स, तो 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये हो गया 6,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये 10 लाख कहां से आया, तो दोनों का मिलाकर 1 लाख शेयर्स होगा और एक शेयर 10 रुपए का, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 lakh multiplied by 10 that is 10 lakhs and 1 lakh multiplied by 2 that is 2 lakhs। फिर से एक बार हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या देखो, अंडरराइटर से पैसा वसूल करना है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू देम, तो एंट्री क्या होगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है हमको कोटक हैज टू बाय एंड ठक्कर हैज टू बाय द शेयर्स, कोटक हैज टू बाय 45,000 शेयर्स, ठक्कर हैज टू बाय 55,000 शेयर्स, मतलब इतने शेयर्स का पैसा कोटक और ठक्कर से वसूल करना है। यहाँ पर कोटक अकाउंट डेबिट, कोटक अकाउंट डेबिट किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठक्कर अकाउंट डेबिट किसको मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, दोनों को मिलाकर कितना शेयर्स लेना है 1 लाख, सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, शेयर कैपिटल का 10 रुपए 10 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 रुपए, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, अंडरराइटर से पैसा आने वाला है वसूल करना है, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू देम, तो कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर रही है जिसके बदले में अंडरराइटर से ये पैसा आने वाला है। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर कमीशन पेएबल, देखो हमने स्पेसिफिक में देखा था अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स, कमीशन जो दे रहा है अंडरराइटर्स को, इसका एंट्री कैसे होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू अंडरराइटर्स, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो यहाँ पर भले ही ये दोनों को शेयर्स देना है लेकिन गारंटी तो चारों ने दिया था, तो कमीशन भी चारों को मिलेगा, कमीशन भी चारों को मिलेगा, तो चारों अंडरराइटर्स को कमीशन मिलने वाला है। तो एंट्री कैसे बनेगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द 4 अंडरराइटर्स, कोटक, कोटेचा, ठक्कर एंड गन्नात्रा। अब ये अमाउंट कहां से आ रहा है देखो, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द अमाउंट, सो टोटल इशू हमारा कितने शेयर्स का था 10 लाख, टोटल इशू कितने का था 10 लाख, और कमीशन किस पर देना है 5% ऑन फेस वैल्यू, 5% ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, वो कितना है 10 रुपए है, वो कितना है 10 रुपए है। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 वो 1 करोड़ का इशू हो गया, जिसका 5% दैट कम्स टू 5 लाख, दैट कम्स टू 5 लाख। फिर कोटक के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, तो कोटक ने गारंटी दिया 4 लाख शेयर्स का, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 40 लाख हो गया, 40 लाख, 40 लाख का 5% दैट कम्स टू 2 लाख। फिर वैसे ही कोटेजा के लिए 3 लाख का अंडरराइटिंग है, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 30 लाख, 30 लाख का 5% दैट कम्स टू 1,50,000। या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 5 लाख का 40%, 5 लाख का 30%, 5 लाख का 20% एंड 5 लाख का 10%, क्योंकि गारंटी भी उसी रेट में है देखो 40%, 30%, 20% एंड 10%। तो अगर आपको ये पहला अमाउंट समझ में आता है 5 लाख कहां से आया, फिर वो 5 लाख का 40%, 5 लाख का 30%, 5 लाख का 20% एंड 5 लाख का 10%, और ये 5 लाख कहां से आया, सो टोटल शेयर्स अंडर रिटर्न किया है वो 10 लाख है, एक शेयर 10 रुपए का है, सो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का कमीशन कितना परसेंट देना है 5%, तो 1 करोड़ का 5% दैट कम्स टू 5 लाख, तो 5 लाख का 40%, 5 लाख का 30%, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 10%, being underwriting commission payable at the rate of 5% on face value। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है entitled to get 5% commission on issue price, तो हम लोग यहाँ पर 10 की जगह पर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, मतलब ये कैसे होगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 फिर उसका 5% आएगा, फिर उसका 5% आएगा। होप आपको ये दो एंट्रीज समझ में आया हो। Now if you see the amount, देखो क्या हो रहा है, कोटक से कंपनी वसूल करने वाली है 5,40,000 और कोटक को देना है 2 लाख, इसका मतलब वो कोटक से 3,40,000 आने वाला है, ठक्कर को देना है मतलब ठक्कर से वसूल करना है 6,60,000
और ठक्कर को देना है सिर्फ 1 लाख, मतलब 5,60,000 तो ठक्कर से वसूल करेंगे। देखो फिर से एक बार, कोटक से पैसा आना है 5,40,000 और कंपनी हैज टू पे 2 लाख, कंपनी को देना है 2 लाख। इसका मतलब हुआ कंपनी कोटक से 3,40,000 वसूल करेगी। ठक्कर से वसूल करना है 6,60,000, 6,60,000 और ठक्कर को देना है 1 लाख। द कंपनी हैज टू पे 1 लाख टू ठक्कर। इसका मतलब है ठक्कर से वसूल करेंगे 5,60,000। सो कोटक से पैसा वसूल करेंगे, ठक्कर से पैसा वसूल करेंगे, मतलब कंपनी के लिए पैसा आने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक अकाउंट 3,40,000 टू ठक्कर अकाउंट 5,60,000। देखो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट to Kotak account 3,40,000 to Thakkar account 5,60,000 being amount received from underwriters on final settlement। कहां से आ रहा अमाउंट? ये तो कोटक से आने वाला था 5,40,000, कोटक को देना है 2 लाख, मतलब कंपनी विल रिकवर 5,40,000 फ्रॉम कोटक एंड कंपनी हैज टू पे 2 lakhs टू कोटक। तो अल्टीमेटली कोटक से कितना वसूल करेंगे? 3,40,000 और ठक्कर से कितना वसूल करेंगे? 5,60,000। तो कोटक एंड ठक्कर ये पैसा देने वाले, क्रेडिट द गिवर, कंपनी को पैसा मिलने वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यू कैन से बैंक में पैसा जमा हो गया, डेबिट द रिसीवर। सो 9 लाख रुपए आ गया, जिसमें से कोटक से आ गया 3,40,000, ठक्कर से आ गया 5,60,000। और ये दोनों को छोड़कर बाकी दोनों को, मतलब बाकी दो कौन है? कोटेचा एंड गनात्रा, उनको तो कोई शेयर्स लेना ही नहीं था, मतलब कंपनी को उनसे कुछ पैसा रिकवर करना ही नहीं है, उनको सिर्फ हमको कमीशन देना है। तो कंपनी हैज टू पे 1,50,000 to Kotecha and 50,000 to Ganatra। कंपनी को कोटेचा और गनात्रा से कोई पैसा लेना ही नहीं है, उनको सिर्फ पैसा देना ही है कमीशन का। कोटेचा को देना है 1.5 लाख और गनात्रा को देना है 50,000, मतलब कंपनी हैज टू पे। तो अल्टीमेटली कंपनी पेमेंट करेगी दोनों को। तो कंपनी पेमेंट करने वाले, मतलब पैसा जाने वाला, क्रेडिट व्हाट गोज और बैंक से जाएगा क्रेडिट द गिवर, और इन दोनों को मिलेगा। तो एंट्री होगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कोटेचा अकाउंट डेबिट 1,50,000, Ganatra account debit 50,000 to bank 2 lakhs। So Kotecha account debit 1,50,000, Ganatra account debit, so Kotecha account debit 1,50,000, Ganatra account debit 50,000, दोनों को मिलकर कंपनी पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी मतलब पैसा जाएगा बैंक से, क्रेडिट द गिवर 2 lakhs। तो ये पेमेंट being amount paid to the underwriters on final settlement, being amount paid to underwriters on final settlement। होप आपको ये लास्ट के दो एंट्रीज भी समझ में आए होंगी। सो वी हैव पास टोटल 6 एंट्रीज, जिसमें से फर्स्ट 2 एंट्रीज आर फॉर व्हाट? फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। लोगों से जो पैसा आया वो एंट्री पास किया, मतलब पैसा आया पहले, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। दिस इज फॉर पब्लिक पोर्शन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट 2 एंट्रीज किसका है? अंडरराइटर्स का है। उसमें से पहला एंट्री किसका है? The shares subscribed by the underwriters, shares subscribed by the underwriter, underwriters ने जो shares खरीदे उसका एंट्री। क्या एंट्री होगा? underwriters account debit to share capital। next entry is for what? commission payable to underwriters, entry fixed, underwriting commission account debit to underwriters। entries are fixed, आपका सिर्फ क्या चेंज होता रहेगा? अमाउंट चेंज होता रहेगा। अभी देखो ये अमाउंट जो है वो कहां से आया? तो आपके इस टेबल में से आया। तो अगर आपका टेबल सही है, ये स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी का टेबल अगर सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो आपके ये एंट्री सही होंगे। एंड फाइनली ये सेटलमेंट का है, मतलब जितना पैसा लेना है उसमें से जितना पैसा देना है वो माइनस करके बैलेंस या तो रिसीव्ड होगा या फिर बैलेंस पेड होगा। तो ये लास्ट के 2 एंट्रीज भी आपके तभी सही आएंगे जब आपके ये प्रीवियस वाले 2 एंट्री सही होंगे। और ये प्रीवियस वाले 2 एंट्री सही कब होंगे? जब आपका टेबल सही होगा। मतलब आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ एंट्रीज, ये जो आपका मेजॉरिटी 6 में से 4 एंट्रीज आपका डिपेंड करता है क्या सही होगा? टेबल सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत है, अगर अमाउंट गलत है, कैलकुलेशन गलत है मतलब आपका अमाउंट गलत आएगा। अगर अमाउंट गलत है मतलब एंट्री इज रॉन्ग। अगर आपका अमाउंट गलत है इसका मतलब एंट्री रॉन्ग, तो आपको वैसे भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब टेबल गलत हुआ तो टेबल के मार्क्स भी जाएंगे और एंट्रीज के मार्क्स भी जाएंगे। विल टेक पॉजिटिवली। अगर हमारा टेबल सही है तो विल गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि टेबल का मतलब ये स्टेटमेंट का भी तो मार्क्स मिलेगा। और एंट्री में ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि जो आपको बाहर करना है। देयर आर ओनली सिंपल 6 एंट्रीज जिसमें खाली ये अमाउंट चेंज होने वाला है। एंट्रीज विल रिमेन द सेम, जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन,
application money transfer to capital, application account debit to capital, share subscribed by underwriters, underwriters account debit to share capital, commission payable, underwriting commission account debit to underwriters. इस सेटलमेंट पर अमाउंट पेड करना है तो एंट्री होगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट रिसीव्ड करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। मतलब एंट्री में डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ कहां पर है, अमाउंट में है। तो विल एंड अप ऑन द पॉजिटिव नोट्स कि अगर आपका ये स्टेटमेंट सही है तो यू विल गेट द 100% फुल मार्क्स। आपको स्टेटमेंट के भी मार्क्स मिलेंगे और आपको एंट्रीज के भी मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर यू दिस क्वेश्चन विल बिकम अ स्कोरिंग क्वेश्चन, this question will become a scoring question. Thank you very much.